नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरे जोश के साथ मैदान मारने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए न सिर्फ हैट्रिक बल्कि भगवा लहराने के लिए भी पार्टी की मैराथन तैयारियां देखी जा रही हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पार्टी ने खाका तैयार किया, जिसका शंखनाद महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र से करने का फुल प्रूफ प्लान पार्टी तैयार कर चुकी है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कई बैठकें हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की कमियों को दूर करने का बारीकी से मंथन किया गया। इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी सभी 90 विधानसभाओं में जनसभा करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जनसभा है, जिसमें तमाम बड़े नेता पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह कि बीजेपी के विजय रथ में ये रणघोष पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा। क्या सियासी तौर पर आक्रामक बीजेपी कांग्रेस के बढ़ते कदमों को थामने में कामयाब होगी? क्या कहती है रणघोष की यह रणनीति? यह सवाल है। मैराथन तैयारी के बाद कितनी तैयार है पार्टी, और जो तैयारियां है मैराथन, उसमें कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में मिलने वाली है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र धर्म के साथ साथ महाभारत के लिए भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में 5155 साल पहले कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था। तब धर्म और अधर्म के बीच ये लड़ाई हुई थी। अब लोक कल्याण के नाम पर चंडीगढ़ में बैठकर सियासी सिंहासन पाने का संघर्ष है। बीजेपी ने काफी मंथन के बाद 4 अगस्त से महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र से सियासी रण का बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है। हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है और यहाँ भी सिरसा की सभी विधानसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिलेंगी, ये यहाँ के लोगों ने निर्णय कर लिया। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी भी आजकल खूब भागदौड़ कर रहे हैं। वो पार्टी के चुनावी अभियान के साथ साथ इस बार बीजेपी के हैट्रिक लगाने का दावा करने से पीछे नहीं हट रहे। गौरतलब है कि 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र से चुनावी रणभेरी फूंकने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उनके डिप्टी विप्लव कुमार देव, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और उनके डिप्टी सुरेंद्र नागर समेत पार्टी के बड़े नेता इस शंखनाद में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली और गुरुग्राम में करीब 3 हफ्ते तक मंथन के बाद कुरुक्षेत्र से शंखनाद करने का फैसला हुआ है। पार्टी का टिकटों को लेकर अभी सर्वे चल रहा है, इसलिए अभी चुनावी रणनीति को पुख्ता करने और आगे बढ़ाने का फैसला है। जो भी हो, इस बार चुनावी मुकाबले वाकई दिलचस्प होंगे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो इस बार बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या कहती है और कांग्रेस को कितनी कड़ी टक्कर मिलने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। देवेंद्र, तैयारी क्या कहती है, रणनीति क्या कहती है, चक्रव्यूह तैयार जो बीजेपी कर रही है, क्या उसे भेदने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? पहले तैयारी की बात करेंगे। देवेंद्र, ठीक है। महेश, सीधा सवाल है कि इस बार कितनी बड़ी तैयारी देखने को मिलेगी जो चक्रव्यूह तैयार किया है? भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सबक ले रही है। पहली गलती, यहां लोकसभा का ठीक है
सबसे पहली गलती का मैं जिक्र करूं तो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से गलती ये हुई कि समय से पहले कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिससे यहां कांग्रेस पार्टी को एक क्रॉस एक स्ट्रेटजी बनाने में जो है काफी आसानी जो है कांग्रेस पार्टी को हुई। ये गलती दोबारा ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनिश्चित करेंगे। और किसी भी तरह की खामियां अगर डिलीवरी को लेकर है, जो कि सरकार की योजनाओं को लेकर थी, अगर जनता नाराज है तो किस तरीके से नाराज जनता को खुश किया जा सकता है जनता के पैसे से, यानी सरकार के खजाने से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिससे जनता को ज्यादा फायदा हो और एक फौरी जो है मुस्कुराहट जनता के चेहरों पर देखने को मिले, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में मिल सकता है। सबसे बड़ी घोषणा का मैं जिक्र करूं तो यहां पर 100 गज के मुफ्त प्लॉटों वाली घोषणा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में लागू की गई थी और करीब 3 लाख ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट जो है बना दी गई थी भूपेंद्र हुड्डा सरकार में, जिन्हें 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए जाने थे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के आने के साथ ही उसे पूरी तरह रोक दिया गया और खट्टर ये कह रहे थे कि 1 गज मुफ्त जमीन किसी को नहीं देंगे, लेकिन नायब सैनी के सीएम बनने के साथ ही वो फैसला बदल दिया गया और अब पूरी आतुरता के साथ, पूरी तत्परता के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी उन 3 लाख लोगों को प्लॉट देने की अपनी तत्परता दिखाती हुई नजर आ रही है कि जल्द से जल्द उन 3 लाख लोगों को प्लॉट दे दिया जाए। वजह क्या थी? लोकसभा चुनाव के दौरान जो एससी वोटर्स का झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिला। यही सबसे बड़ी वजह थी कि अगर यहां भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि गैर जाट वोट बैंक से अगर एससी वोटर्स को हटा दिया गया तो उसके बाद राज बनाने के लायक जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी और कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। यहां भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल यह भी है कि आईएनएलडी का जो कोर वोटर था, जेजेपी का जो कोर वोटर था, जो कह सकते हैं कि पीढ़ियों से आईएनएलडी और जेजेपी को वोट कर रहा था, पहले आईएनएलडी नाम बदलकर जेजेपी हुआ, जो चौधरी देवीलाल के समर्थक थे, जो उन्हें चाहने वाले लोग थे, वो चौटाला परिवार को वोट कर रहे थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार ये जो वोटर है ये शिफ्ट होता हुआ नजर आया कांग्रेस पार्टी में और यही सबसे बड़ी वजह थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी ग्रामीण क्षेत्र की ईवीएम मशीन खुलती वहां पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती देखने को मिल रही थी। वजह यही थी कि आईएनएलडी का वोटर यहां कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की अब सबसे बड़ी चिंता यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आईएनएलडी का वोटर कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और एससी वोटर्स भी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आए तो आंधी जो है सामने खड़ी होगी और उसी आंधी को रोकने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी योजनाओं के रूप में, रणनीतिक फैसलों के रूप में और उम्मीदवारों के सही चयन के रूप में और पार्टी की हवा बनाने को लेकर, एंटी इनकम्बेंसी के असर को कम करने को लेकर तमाम अलग अलग पैरामीटर्स पर अब सरकार काम करती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा फायदा यहां पर नायब सिंह सैनी की मिठास का मिल रहा है। मिठास से मेरा मतलब सुबह 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, 1 बजे तक नायब सिंह सैनी जनता से मिल रहे हैं और दरबार खोल दिए गए हैं। जिस मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल होना लोगों के लिए बेहद दुश्वार था, अब कपाट खोल दिए गए हैं और आम जनता सीधे मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हो सकती है, नायब सिंह सैनी से मिल सकती है। नायब सिंह सैनी खुद लोगों का मोबाइल लेकर अपने हाथ से जो है सेल्फी खींचकर उन्हें मोबाइल वापस लौटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि वो जो माहौल नकारात्मकता का था भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उसे सकारात्मक माहौल में बदलने के लिए नायब सिंह सैनी हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, अब इस बार शोर यह भी है कि टिकट का जो वितरण किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं संघ की भूमिका भी देखने को मिलेगी। संघ के नेताओं के साथ मीटिंग भी हुई है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, साथ ही प्रदेश स्तर के नेताओं की। संघ की भूमिका को किस तरह से देखते हैं और पार्टी की उसको लेकर किस तरीके से प्लानिंग कोऑर्डिनेशन होगा? देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये कहूंगा, संगठन की तैयारियां हो, संगठन के मामले हो या इवेंट मैनेजमेंट, बीजेपी का कोई जवाब नहीं, ये लोग मानते हैं। दूसरी बात, करीब 3 हफ्ते की तैयारी हुई है। दिल्ली और गुरुग्राम चूंकि बड़े शहर हैं, वहां मीटिंगें चलती हैं। 3 हफ्ते की तैयारी के बाद मंथन होता रहा, कहां कैसे किया जाए, कहां रैलियां की जाए, कहां पार्टी कमजोर है, मजबूत है, सारी तरह का मंथन हुआ। उसके बाद फैसला ये हुआ कि 4 अगस्त को धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, क्योंकि बीजेपी धर्म कर्म से ज्यादा मतलब वास्ता भी रखती है और प्रदर्शित भी करती है, तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का चुनाव हुआ। 4 अगस्त को यहां से शंखनाद किया जाए। शंखनाद कौन करेंगे? मनोहर लाल जी रहेंगे, जो अब केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके अलावा जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, वो भी केंद्र में मंत्री हैं। उसके अलावा सतीश पूनिया जो प्रदेश के प्रभारी हैं,
उनके डिप्टी जो हैं सुरेंद्र नागर है, तमाम तरह के, उसके अलावा बड़े नेता, जो भी बड़े नेता है, केंद्र के नेता पूरा जय घोष करेंगे एक तरह से, और जय घोष की हुंकार करेंगे कि डबल इंजन की सरकार फिर बनानी है और विकास को तेजी से आगे बढ़ाना है। तो पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी आई। आज 1 तारीख हो गई है, 4 को प्रोग्राम है, 2 दिन का ही समय बचा है। लेकिन अभी बीजेपी सौरभ ये कर रही है कि चुनावी तैयारियां, रैलियां कहां की जाए, कौन नेता आए, इन्हीं उधेड़ बुन में लगी है। और साथ साथ अभी पार्टी का सर्वे भी चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है कि किस कैंडिडेट को, किस तरह के कैंडिडेट का चुनाव हो, कौन पार्टी के लिए मुफीद होगा, पार्टी के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो इस महीने के आखिर में टिकटों पर चर्चा होने लगेगी। लेकिन अभी चुनावी तैयारियों में तेजी लानी है, रैलियां करनी है। और ये भी खबर है कि नायब सिंह सैनी जो खुद सरकार के मुखिया हैं, जिस वजह से उनको बनाया गया, अब उनको रिटर्न करने का उनके पास मौका है। पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है कि तीसरी बार सरकार बनानी है, ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन मिले, तो नायब सिंह सैनी की भी परीक्षा है। और 90 के 90 विधानसभा में नायब सिंह सैनी जाएंगे, सरकार के कामों का गुणगान करेंगे, बताएंगे कि हमने किस वर्ग के लिए, पूरे हरियाणा के तमाम वर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसान, स्टूडेंट हो या बेरोजगार हैं, जो भी है, सरकार की स्कीमों का प्रचार करेंगे और फिर एक बार वोट की अपील करेंगे। बीजेपी संगठन हो या सरकार हो, पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस भी तैयारी करी है, लेकिन हमेशा हमने देखा है पिछले कई चुनाव, खासतौर पे 2014 के बाद से, जब से मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे, और दूसरा जिस तरीके से सरकारें बनती चली गई, जब बीजेपी 2014 में आई, 19 में आई, राज्यों में आई, एक के बाद एक राज्य सरकारों में बढ़ोतरी होती गई। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा, जैसे कुछ राज्यों में सरकारें कांग्रेस की लौटी है और मुकाबला अब है। लोग कुछ ये कह रहे हैं सौरभ, कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि जहां 44 सीटें थी अब 99 सीटें हो गई। हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी, कर्नाटक में, तेलंगाना में बनी, विपक्ष में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और उसकी वजह यह है कि बीजेपी की थोड़ी सी लोकप्रियता घटी भी है, और कांग्रेस आज अगर मजबूत नजर आ रही तो उसकी वजह है कि बीजेपी कमजोर हुई है। तो संघ की ज्यादा बात है, जो ये सारी तैयारियां हैं, संघ की बात करें या बीजेपी संगठन के तमाम नेताओं की, सबने मिल बैठकर सोचा है कि जिस तरीके से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया है, जैसे भी बने, लेकिन बने हैं, सरकार रिपीट हुई है। और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी की सरकार लगातार 3 बार नहीं आई, लेकिन मोदी जी ने एक करिश्मा कर दिखाया है। अब हरियाणा को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। वीरेन जी, लोकसभा चुनाव की जो कमियां थी, क्या बीजेपी ने उस पर काम कर लिया है? क्योंकि खबर यह भी है कि मंथन किया गया है शीर्ष स्तर पर, हरियाणा के नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर मंथन किया शीर्ष नेतृत्व के साथ। और सवाल यह भी कि आखिर कुरुक्षेत्र का चुनाव ही बीजेपी ने क्यों किया, क्या वजह है? देखिए, उस समय जो था हरियाणा का, जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय मतदान कम हुआ, और ये पहले से संभावना थी हरियाणा में, ये पहले से ही संभावना बनी हुई थी। देखिए, वहां मोदी चेहरा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। अब हरियाणा विधानसभा में देखें तो कोई चेहरा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा है? नायब सैनी के नाम पर इतना कोई वोट कैचर है नहीं, क्योंकि अभी उनको समय नहीं मिला और उनकी उतनी पकड़ भी नहीं है। वो जिला स्तर के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली है, वो भी जिला स्तर के नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा करिश्माई नेता नहीं है जिसके नाम पर वोट मांगे जा सके या वो वोटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं लोकसभा चुनाव से भी भयंकर है विधानसभा चुनाव में। देखिए, एक तो सरकार की कारगुजारी से लोगों में असंतोष है। सरकार कितना भी प्रयास कर रहे, लोगों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब 9.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ तो वहां तब लोगों को कोई उपलब्धियां हासिल नहीं हुई। अब थोड़े समय में क्या हो जाएगा। और ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, अब ये देखिए, संगठन में ऐसे लोग हैं जिनका कोई जनाधार ही नहीं है। मतलब जो संगठन के लोग हैं वो ही वोट आकर्षित नहीं कर सकते, वो अपने कार्यकर्ताओं में भी लोकप्रिय नहीं है, तो जनता में क्या होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या है। अब जो रोहतक में मनीष ग्रोवर ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की, बाद में यू टर्न लिया, ये पार्टी के लिए संकेत है, गंभीर संकेत है, चेतावनी है कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी में फूट किस स्तर पर है। क्या मनीष ग्रोवर ने ऐसी घोषणा कर दी? मनीष ग्रोवर को ऐसा करने के लिए क्यों बाध्य किया गया? तो ये एक हालात है जिसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी में
जो संगठन मंत्री है उनका पद बड़ा पवित्र और सम्मानजनक माना जाता है। अब यहाँ संगठन मंत्री पर भी गुटबाजी को बढ़ावा देने का आरोप लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कितनी भी आप बैठ के कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में निराशा है, पीड़ा है, उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे? जो कार्यकर्ता अपने काम नहीं करा सके थे, जनता के बीच जाकर कैसे कहेंगे कि मैं आपके काम कराऊंगा? ये स्थिति को भारतीय जनता पार्टी कैसे बदलेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति है बहुत चिंताजनक है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अगर इस बात को नहीं समझ पा रहा तो ये भयंकर भूल कर रहा है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, सवाल ये कि कुरुक्षेत्र का चुनाव भी क्यों किया गया? कुरुक्षेत्र से जो आगामी रणनीति है, रणघोष है, शंखनाद है, वो करने की तैयारी है और फुल प्रूफ प्लान के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे मनोहर लाल, जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, और धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर, ये तमाम, जिस तरह के देवेंद्र भी जिक्र कर रहे थे, यानी कि बड़ी प्लानिंग है, बड़ी रणनीति बना रही है पार्टी। देखिए, ये रैलियां हर पार्टी करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। हाँ, टिकटार्थियों में उत्साह हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के टिकट के दावेदार ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार तो हर जगह आपको अब गिनती के मिलेंगे, मतलब उंगलियों पे गिने जाएंगे, इतने ज्यादा नहीं है। उसका कारण है कि उत्साह ही नहीं है। और ये देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी अपना वातावरण बना रही है। वातावरण बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, अपना किस तरह का वो प्रबंध करती है, चुनाव प्रबंधन में प्रमुख रहती है, उसकी मुख्य भूमिका रहती है। और नेता भी पूरा प्रयास करेंगे, केंद्रीय मंत्री भी इसमें जो लिप्त रहेंगे, अपना उनकी भी भूमिका रहेगी। लेकिन वही कार्यकर्ता तो गिने चुने, वो भारतीय जनता पार्टी अब भीड़ जुटाएगी, क्योंकि सरकार में भीड़ जुटाना कोई मुश्किल होता नहीं, लेकिन जनता में तो उत्साह नहीं है। जो जनता से आपने चुनावी वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब देखिए, मनोहर लाल जी को बदल दिया गया, क्या ये बदला जाना उचित था? जब चुनाव के समय में अपनी टीम का कैप्टन बदल दिया, संगठन के अध्यक्ष बदल दिए, अब जिलों के कुछ अध्यक्ष बदले गए, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक निराशा बनी हुई है और एक पहले से मोल लग रहा है। जिस तरह केंद्र में लोग मोदी जी को लाना चाहते थे, वही स्थिति हरियाणा में बनी है। हरियाणा की जनता अपना पहले से ही मन बना चुकी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष हासिल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जो सत्ता में लौटना बहुत बड़ी चुनौती है। महेश, बीजेपी का सहारा इस बार हरियाणा में क्या हो सकता है? दक्षिणी बेल्ट की हमने बात की, दक्षिण हरियाणा की बात की, जीटी रोड बेल्ट का हमने चर्चा की। इस बार सबसे बड़ा जो कहा जाए कि एक तरीके से ट्रम्प कार्ड बीजेपी के लिए होगा, जिस पर भरोसा किया जा सके कि हाँ भाई, इस क्षेत्र से पार्टी को कहीं ना कहीं विधानसभा की डगर आसान हो जाएगी। देखिए, नायब सरकार के लिए पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है, बीजेपी के लिए पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि जाटों से उम्मीद उन्हें नहीं करनी है। यानी जाटलैंड में रोहतक भी आता है, झज्जर का इलाका भी आता है, इसके अलावा हिसार और इसके आगे का अगर मैं चला जाऊं तो सिरसा तक का जो इलाका है वो यहाँ पर नॉन फर्टाइल यानी अनुपजाऊ भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह की इस इलाके को छोड़कर बाकी दोनों सिरों पर, चाहे पंचकुला वाले इलाके की बात की जाए और चाहे दक्षिण हरियाणा की बात की जाए, इन दोनों ही सिरों को मजबूत करने के लिए अमित शाह भी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगे हुए हैं और नायब सिंह सैनी भी लगे हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर भी लगे हुए हैं। दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ में रैली कर चुके थे अमित शाह। महेंद्रगढ़ में अभी तक जो है राव इंद्रजीत लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए, उनका अपना वर्चस्व है, वो इलाका शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। अब दूसरे सिरे का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर पंचकुला का जिला, पंचकुला का जो सिरा है उसकी बात, और कुरुक्षेत्र और उससे करनाल कुरुक्षेत्र और कैथल उससे आगे की जो बेल्ट है, वहां भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए गैर जाट वोट बैंक में ज्यादा संभावनाएं नजर आती है। जीटी बेल्ट को लेकर सबसे ज्यादा फर्टाइल ये इलाका था। अगर भारतीय जनता पार्टी की जीटी बेल्ट पर कोई बड़ी परेशानी अगर बनी तो किसान आंदोलन बना, क्योंकि जो बीता किसान आंदोलन था वो कुरुक्षेत्र की बेल्ट से ही शुरू हुआ था। तो ऐसे में किसान आंदोलन जरूर यहां पर करनाल कुरुक्षेत्र कैथल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किलों से भरा सबब साबित हुआ। लेकिन उसके अलावा अगर जिक्र करें तो इलाका गैर जाट इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्टाइल था और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण हरियाणा के बाद अगर कहीं संभावनाएं नजर आती हैं तो इसी इलाके में नजर आती है। और यही वजह है कि यहां पर कुरुक्षेत्र की जगह को इस पूरे युद्ध के आगाज के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में चुना गया और वहीं से प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो हरियाणा प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। देवेंद्र, बड़ी चुनौतियों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां जिसकी हम चर्चा भी करते रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो विपक्ष भी उठाता रहा है, कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही है। क्या उनको कोप अप करने में, क्या उनको मिनिमाइज करने में, कम से कम करने में, लोगों के बीच पहुंच बनाने में, पैठ बनाने में ये जो रणनीतियां हो रही हैं पार्टी के द्वारा, ये काफी साबित होंगी?
देखिए सौरभ, कई तरह की चीजें हैं, जो मुद्दे हैं जो लोगों में अब प्रचारित हो रहे हैं, चर्चा हो रही है और जो लग रहा है कि बीजेपी को डैमेज करेंगे जी। किसानों वाला मुद्दा अभी भी आप देखिए 5 जिले हैं जो पंजाब बॉर्डर से लगते हैं, पंजाब और हरियाणा में जहां थोड़ा सा मेल जोल होता है। अंबाला जिला है जहां पंजाब सटा हुआ है, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल है और सिरसा है और फतेहाबाद वाला ये एरिया। 5 जिले ऐसे हैं जो सीधे सीधे पंजाब से जुड़े हुए हैं और किसान आंदोलन आज भी चल रहा है और किसान अभी भी सरकार से खफा है। रही युवाओं की बात, युवाओं को बहुत सपने दिखाए गए थे, हरियाणा के युवाओं या पूरे देश के युवाओं में भी निराशा है। आपको दिखाऊं, मैंने अभी एक रिपोर्ट देखी जी। हरियाणा के डीजीपी कह रहे थे 4 दिन पहले, टोटल टीवी पे भी वो रिपोर्ट थी कि कुछ पोस्ट निकाली गई है, छोटी पोस्ट थी लेकिन उसके लिए एमएससी, एमकॉम, बीटेक, मतलब किस किस तरह के लोग हजारों की तादाद में जी। पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए आप देखिए मास्टर डिग्री लिए जो है छोटी छोटी नौकरी के लिए भटक रहे हैं और तादाद उनकी हजारों में है, अगर वैकेंसी 100-150 है तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा युवाओं के मामले में भी निराशाजनक है। अच्छी शिक्षा मैं मानता हूं अभी उतनी नहीं है, हालांकि बच्चे जो अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाते हैं अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में उतना सुधार नहीं है। सरकारी स्कूलों की स्थिति वैसी है, डॉक्टर आजकल हड़ताल पे चल रहे हैं, सीएम सिटी में कर्मचारी संगठन हड़ताल कर रहे हैं, जिलों में कर रहे हैं, मतलब अजीब तरह के हालात बने हुए हैं और अब इन परिस्थितियों में बीजेपी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हैं वो लोग लगे हुए हैं लेकिन माहौल जो है मेरे को लगता है तल्खी भरा है और शायद कांग्रेस के जो बुलंद हौसले लग रहे हैं, कांग्रेस की टिकटों के लिए जो मारामारी हो रही है, तो ये संकेत है कि बीजेपी के लिए चुनौती तो हर चुनाव में होती है लेकिन मेरे को लगता है इस बार कठिन चुनौतियां हैं और उन पर पार पाना इतना आसान नहीं और समय बहुत कम रह गया है क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन एक बार बन जाता है, मन में जो बात बैठ गई वो आसानी से निकलती नहीं है। मेरा ये अनुभव है चुनाव के बारे में और मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल दौर, बहुत मुश्किल डगर और इस डगर में किस तरीके से आगे विधानसभा की डगर आसान करेगी पार्टी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।